नमस्कार दोस्तों, व्याख्या सीरीज के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दो वीडियोस में हम व्याख्या किस प्रकार लिखी जाती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी व्याख्या कैसे लिखनी है, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने भावार्थ और व्याख्या की पहचान के लिए थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया था कि एक एक कवि के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास किया कि किस प्रकार आप व्याख्या लिखने के क्रम में भावार्थ को कैसे तैयार कर सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल की, और उसके बाद में संदर्भ और प्रसंग और विशेष कैसे लिखना है उसके ऊपर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आधुनिक काल में जो रचनाएं आपके सिलेबस में हैं, जो पांचवा जो कवि है वह है मैथिली शरण, छठे कवि होंगे, ये पांच हम कर चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त, जिनकी भारत भारती व्याख्या आपके सिलेबस में है। हमेशा ये चार पंक्तियों के रूप में इनकी पंक्तियां आएंगी और भारत के संदर्भ में होंगी, नवजागरण परक चेतना से होंगी, तो आसानी से पहचानी जा सकती हैं। जब हम देखेंगे तो आप पहचान भी आसानी से लेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना है, इसके तीन खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। बस इतनी जो जानकारी है ये काफ़ी है व्याख्या लिखने के लिए। बाकी इंडिविजुअल जब हम बात करेंगे तब तो चर्चा करेंगे कि भारत भारती की व्याख्या लिखने के क्रम में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पर आप अर्थ के संदर्भ में ये समझ लीजिए कि इसका अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अर्थ के लिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सातवां जो है, जो दिनकर हमारे सिलेबस में है, रामधारी सिंह दिनकर, उनका कुरुक्षेत्र हमारे सिलेबस में है। इसका भी अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली में लिखा गया है। अर्थ आसानी से देख लेंगे, कॉन्टेक्स्ट हमको समझना पड़ेगा, इसका दर्शन हमें समझना पड़ेगा, जो हम क्वेश्चन एंड आंसर में तो सीखते ही हैं। इसकी चर्चा हम तब भी करेंगे जब हम कुरुक्षेत्र की व्याख्या कैसे लिखें, जब वो वीडियो पे हम चर्चा करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। पर अर्थ की दृष्टि से पूरे का अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे तो अर्थ निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए मैं कितना आसान कर रहा हूँ आपके लिए कि किन का अर्थ देखना है, किन का नहीं देखना है, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आठवें कवि हैं हमारे, वो हैं इसके बाद में आती है हमारी छायावाद के कवि ले लेते हैं। छायावाद के हमारे जयशंकर प्रसाद की कामायनी में क्या है, अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है बहुत ज़्यादा, अर्थ तो निकल जाता है, लेकिन किस संदर्भ में उसके पहले की पंक्तियां क्या हैं ये सब हमें देखना पड़ता है। तो कामायनी को एक बार आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें दो पंक्तियां ही उठाकर दे रहे हैं कामायनी की। तो कामायनी का दर्शन आपको पता होना चाहिए। दर्शन आप तभी, कहाँ पे कौन सा दर्शन लिखना है, कौन सा जयशंकर प्रसाद का थॉट लिखना है, ये तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप उन पंक्तियों को पहचानते नहीं हो और किस संदर्भ में आई है। ठीक है, इसमें हमें ये देखना होगा। तो कामायनी को भी एक बार हमें पढ़ना होगा। कामायनी के भी दो ही सर्ग हमारे सिलेबस में हैं, एक चिंता सर्ग है और एक है श्रद्धा सर्ग। ये दो सर्ग हमारे सिलेबस में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। आपको मैं ये कहूँ कि 2 से 3 घंटों का ये कार्य है आपका। ठीक है, तो ये हुआ कामायनी के बारे में। फिर अगला जो कवि है हमारा वो है निराला की दो रचनाएं, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, दोनों को केवल एक बार पढ़ना है। और महत्वपूर्ण व्याख्याएं टिक कर दी जाएंगे आपके लिए, वही आपको देखनी है या उनका अर्थ देखना है। बाकी अर्थ निकालना इसका मुश्किल नहीं है।
लेकिन एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है ना। कामायनी को एक बार जरूर पढ़ना है हमको, सॉरी, राम की शक्ति पूजा। और इसी प्रकार कुक्कुर मुत्ता को भी एक बार केवल पढ़ लेना है। इसके अर्थ के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 10 नंबर पे आता है निराला हो गए, उसके बाद लिस्ट ही बना देता हूँ 10, 11, 12। नागार्जुन, अज्ञे और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस हमारे सिलेबस में है। अज्ञे की असाध्य वीणा हमारे सिलेबस में है। और नागार्जुन की 3 रचनाएं हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद। ये हमारे सिलेबस में है। तो ब्रह्म राक्षस में आपको क्या करना है, ब्रह्म राक्षस में एक बार रचना पढ़कर प्रतीकों के अर्थ खोलने हैं। अर्थ नहीं देखना है, केवल जो उसके प्रतीक हैं उनके अर्थ खोलने हैं, तभी आप व्याख्या कर पाएंगे। पहला जो वीडियो था मैंने आपको बताया था ब्रह्म राक्षस की व्याख्या लेकर कि उदाहरण से कि कैसे अर्थ खोलना आवश्यक हो जाता है। जब तक प्रतीकों के अर्थ आपको नहीं पता होंगे तब तक ब्रह्म राक्षस की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से आप नहीं कर सकते। तो एक बार जब इसके प्रतीकों के अर्थ खोल लेंगे, कागज पे अपना कार्य कर लेंगे, उसके बाद में व्याख्या में दिक्कत नहीं होगी। एक बार की एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटी है ये। सेम लागू होता है असाध्य वीणा पर भी, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, प्रतीकों के अर्थ खोलने हैं। साध्य वीणा का एक बार साधारण अर्थ देखना है, मुश्किल नहीं है। साध्य वीणा भी कहानी आपको पता होगी, केवल वो कहानी कैसे पंक्तियों में चल रही है ये देख लेना है। तो अगेन ये भी कोई ब्रह्म राक्षस में हो सकता है आपको 3-4 घंटे लगे, 1 से 2 घंटे पर्याप्त हैं किसके लिए, असाध्य वीणा के लिए। ब्रह्म राक्षस थोड़ा सा प्रतीक खोलने में समय लगता है। अंतिम जो कवि हमारे हैं वह है नागार्जुन। नागार्जुन की हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा और अकाल और उसके बाद, तीनों आसान रचनाएं हैं। अर्थ के लेवल पर आपको दिक्कत नहीं होगी। और व्याख्या में किन डायमेंशंस को कवर करना है ये मैं इंडिविजुअल वीडियो में आपको कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। तो ये सारा हमारा खाका हुआ जो हमें पद्य भाग की व्याख्याओं के क्रम में भावार्थ निकालने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता, जो वर्क करने की आवश्यकता, ये मैंने आपको सिखाया। अब हम आज बात करेंगे संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखें और विशेष में किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो मैं बताता हूं आपको संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ का मतलब होता है कि पंक्तियों का संदर्भ क्या है, सीधा सीधा बोलें तो किस रचनाकार की हैं, कौन सी रचना है और रचना के किस खंड से लिया गया है। ये तीनों तो हुए फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। जो मैं आपकी पहचान की बात कर रहा था, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए जो आप संदर्भ और प्रसंग में डालोगे। लिखने का तरीका क्या होगा वो बाद की बात है, पर ये मटेरियल वो मटेरियल है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। प्रसंग, प्रसंग वह यह है कि जो रचना है उसके कौन से पार्ट में किस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए यह चर्चा की गई है। जैसे ऐसे समझे कबीर है, कबीर के सतगुरु को अंग से आएगी तो क्या करेंगे, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा आप बता सकते हैं। सूरदास जी का आएगा, भ्रमर गीत से आएगा तो गोपियों का उद्धव को उलाहना हो सकता है। सवाल हो सकते हैं निर्गुण भक्ति को लेकर। अगर मैं बात करूं तुलसीदास जी की,
तो रामचरितमानस के सुंदर कांड में कौन सा है? मतलब ये समुद्र वर्णन की बात कर रहे हैं, अशोक वाटिका वर्णन है, इस प्रकार मतलब कौन से वाला प्रसंग, प्रसंग मतलब कब की बात वो की जा रही है, ये प्रसंग में आपको लिखना होता है। तो ये तो हुआ कि संदर्भ क्या है, संदर्भ मतलब रचना कौन, रचनाकार कौन, कौन सा खंड। भारत भारती की बात करें तो अतीत खंड से, वर्तमान खंड से या भविष्य खंड से है, ये वह खंड। प्रसंग मतलब किस संदर्भ, किस प्रसंग में आई है, उसके आगे पीछे की कहानी क्या है, ये प्रसंग आपको देखना होता है। ये तो आपको फैक्चुअल जानकारी इनकी होनी चाहिए। कई बार बच्चे बोलते सर प्रसंग गद्य में विशेष करके प्रसंग दिमाग में नहीं आता, पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, आसपास का लिखिए, किस संदर्भ में क्या विचार है, कम से कम ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे असाध्य वीणा की बात कर रहे हैं कि असाध्य वीणा में वीणा से स्वर निकला, तो प्रसंग क्या आएगा कि वीणा शांत थी और अब वीणा में स्वर आया है और यह मौन से स्वर की यात्रा है। इस टाइप से आप प्रसंग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ संदर्भ और प्रसंग की फैक्चुअल जानकारी। अब आती है बात संदर्भ और प्रसंग लिखें कैसे। एक संदर्भ और प्रसंग जो सबसे सामान्य रूप से लिखा जाता है, प्रस्तुत पंक्तियां द्वारा रचित रचना से उद्धृत हैं, जिसमें कवि ये कहना चाहते हैं। मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था, इतने साधारण संदर्भ और प्रसंग लिखने का प्रयास नहीं करें। आप एक आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, एक मैच्योरिटी की आपसे अपेक्षा है, तो संदर्भ और प्रसंग को थोड़ा प्रभावी बनाने का प्रयास करें। और प्रभावी क्यों आवश्यक है? क्योंकि पढ़ने की शुरुआत यहीं से होगी और सेकंड पेपर में व्याख्या से ही आपका पहला प्रश्न आएगा। तो कॉपी पे पहली चीज जो एग्जामिनर को दिखेगी वो आपकी व्याख्या होगी। और ये जो एग्जामिनर है वो ह्यूमन बीइंग है, साइकोलॉजी उसके ऊपर भी काम करेगी। अगर आपकी व्याख्याएं अच्छी होंगी तो आपको प्रश्नों में भी अच्छा नंबर मिलेंगे। इस साइकोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। अगर आपने व्याख्या ही बहुत हल्की की है तो क्वेश्चन में भी वो एवरेज मार्क्स देकर निकल जाएगा, है ना। तो और पद्य की व्याख्या से शुरुआत होगी, तो जहां पर अगर मान लीजिए आपने भावार्थ गलत कर दिया है, बहुत ही साधारण व्याख्या कर दी, तो धीरे धीरे फिर क्वेश्चन आंसर में भी आपके नंबर कम हो जाते हैं। अगर आपने व्याख्या में अच्छा कर दिया है ना, तो फिर आपके क्वेश्चन आंसर में भी मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब कैसे इसको प्रभावी करें, तो थोड़ा सा इसमें ऐड करने की चीज़ों को कोशिश कीजिए। कैसे? आप संदर्भ और प्रसंग में जोड़ सकते हैं क्या क्या? कवि की विशेषताएं। कबीर एक भक्त कवि हैं। कबीर एक भक्त कवि हैं। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य के प्रणेता कवि हैं। इस टाइप से कुछ ऐड करना है आपको, है ना। दूसरा तरीका है, रचना की विशेषताएं लिख सकते हैं। उदाहरण, भ्रमर गीत सगुण निर्गुण परंपरा में एक सार्थक हस्तक्षेप है, ठीक है। भारत भारती नव जागरण परक काव्य है। ये वही चीजें हैं जो हम अध्ययन में पढ़ते हैं, पर उनको कैसे व्याख्या में लाना है ये मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। तो कवि की विशेषताएं लिख सकते हैं, रचना की विशेषताएं लिख सकते हैं। तीसरा, आप पंक्तियों की विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आप कालखंड की विशेषताएं लिख सकते हैं। कालखंड से मतलब जैसे मान लीजिए कामायनी से व्याख्या आती है, तो आप छायावाद से शुरू कीजिए, छायावाद की कुछ विशेषताओं से शुरुआत कीजिए, ठीक है ना। आप भारत भारती की आ रही है तो आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष या नवजागरण से शुरुआत कर सकते हैं।
तो कालखंड से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप साहित्यिक पृष्ठभूमि लिख सकते हैं। जैसे कबीर पर सिद्ध नाथ परंपरा के प्रभाव की चर्चा कर सकते हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर गीत परंपरा की चर्चा कर सकते हैं। बिहारी में नखशिख वर्णन की चर्चा कर सकते हैं। जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप संदर्भ और प्रसंग में इन 4-5 चीजों में से 1 या 2 बिंदु ऐड करेंगे तो आपका संदर्भ और प्रसंग साधारण न होकर विशेष बन जाएगा और आपके व्याख्या की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। वो तो हम सीखेंगे एक एक व्याख्या से कि ये चीजें कैसे करनी है, पर डायमेंशंस क्या क्या आप पकड़ सकते हैं संदर्भ और प्रसंग के लिए, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। 5 डायमेंशन मैंने आपको बताई। कवि की विशेषताएं लिख सकते हैं, रचना की विशेषताएं लिख सकते हैं, पंक्तियों की विशेषताएं, कालखंड की विशेषताएं और साहित्यिक पृष्ठभूमि भी आप लिख सकते हैं। एक आधा पॉइंट अगर आपको कोई और भी दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सबको? आज के जो वीडियो की आखिरी जो चीज हमें समझनी है वो है कि विशेष में किन किन डायमेंशंस का उपयोग आप या किन किन आयामों को लिख सकते हैं। विशेष सबसे पहला पॉइंट ही है इसका भाषा। आप भाषा में भाषा और भाषा से जुड़े हुए अन्य जो आयाम है उसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं। पहला तो आप भाषा ही लिख सकते हैं। ब्रज है, अवधि है, खड़ी बोली है आदि लिख सकते हैं। भाषा शैली कैसी है इस पे चर्चा कर सकते हैं। प्रवाहमय है, सरल है, किस प्रकार की भाषा शैली है। शब्दों का प्रयोग कैसा है, तत्सम प्रधान है, तद्भवी है या फिर देशज शब्दों का प्रयोग है, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है क्या। ठीक है, फिर भाषा में लोकोक्ति, मुहावरे, दृष्टांत आदि का प्रयोग है कि नहीं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्या इसी में आप विदेशज भाषा शब्दों का भी प्रयोग बता सकते हो। अगर कोई अंग्रेजी का शब्द प्रयोग होता है, फारसी शब्द प्रयोग लिया जाता है तो उस सब की भी चर्चा आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाषा में इतने सारे डायमेंशंस में से जो जो उस पंक्तियों में दिखे उनकी चर्चा यहाँ पर कर लीजिए। दूसरा आप चर्चा करेंगे छंद, तुकबंदी, लय, प्रवाह, इन सब की चर्चा कर सकते हो। दोहा छंद है, चौपाई छंद है, कवित्त है, सवैया है, इन सब की चर्चा आप कर सकते हो। तीसरा है अलंकार। पहचानने हैं आपको। अलंकार मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ लेकिन आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखकर अलंकार सीखेंगे। अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, श्लेष है। ठीक है, उन पंक्तियों में से अलंकार आपको ढूंढना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको चर्चा करनी है बिंब की। कबीर के यहाँ बिंब दिखेगा, सूरदास जी के यहाँ बिंब दिखेगा, ब्रह्म राक्षस में बिंब दिखेगा, साध्य वीणा में बिंब दिखेगा। बिंब में भी स्पर्श बिंब है, दृश्य बिंब है, ध्वनि बिंब है और एक से अधिक हो तो संश्लिष्ट बिंब है। इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। फिर आपको चर्चा करनी है कोई प्रतीक हैं तो प्रतीकात्मकता की। जैसे मैंने ब्रह्मराक्षस की भी बात की तो ब्रह्मराक्षस खुद प्रतीक है। ब्रह्मराक्षस शिष्य आ जाए तो वो प्रतीक होगा। बावड़ी शब्द आएगा तो वो प्रतीक होगा। साध्य वीणा आएगा तो वीणा किसका प्रतीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मौन है तो मौन किसका प्रतीक है। प्रतीकात्मकता में प्रतीकों के अर्थ खोलने हैं। व्याख्या में तो खोलेंगे ही और प्रतीकात्मकता की चर्चा आप करेंगे। फिर है नाद सौंदर्य, ध्वन्यात्मकता,
नाद सौंदर्य, ध्वन्यात्मकता, गेयता, ये सब हैं क्या? ठीक है ना। गेय पंक्तियाँ, जैसे सुंदरकांड होगा तो उसमें गेयता का गुण देखने को मिलेगा, है ना। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसे लगे कि गाई जा सकती हैं, उसमें लयात्मकता, गेयता की आप बात कर सकते हो। फिर आप तुलना कर सकते हो अन्य कवि से। कबीर की बात कर रहे हैं तो आप जायसी से तुलना कर सकते हैं।